हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यापम ने जिस प्रकार से पैटर्न बदला है और उसी के पैटर्न पर हम आज तीसरा पार्ट देखने वाले हैं और आगे कंटिन्यू जब तक आपका चाहे अमीन पटवारी हो, शिक्षक भर्ती हो या जितने भी एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं कंटिन्यू इस सीरीज को चालू रखूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आगे का क्लास और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्लियर है दोस्तों, तो चलते हैं आज के सवाल की ओर। ये वो सवाल है जो अभी तक 2025 व्यापम में पूछे गए हैं। इसके बाद कल परसों से हम है ना नए पैटर्न के सवाल वो भी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना है, कंटिन्यू देखना यदि सिलेक्शन लेना है तो। क्लियर है दोस्तों, तो देखिएगा पहला सवाल, 1000 के निकटतम मान लिखकर आकलित योगफल ज्ञात करो। अब आपको क्या करना है, ये दो आपको संख्याएं दिया गया है, एक 43 60 58 12, फिर 31 60 64 20, फिर 30 56 140, 75 15 और 30 15 और 17 90 और 18 36। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो भाई आपको जोड़ना पड़ेगा। जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक काम आपका बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमको क्या लिखना है, जोड़कर उसको सही क्रम में क्या करना था, अरेंज करना था। दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, आप ये कहोगे कि भाई इस पद को जोड़ा जाए पहले वाले को, तो हम कहेंगे दो, यहाँ पर हमारे पास है 43 60 प्लस हमने कर दिया कितना 58 12। यदि हम जोड़ कर देखते हैं तो आप कहोगे कि भाई दो और जीरो कितना हो गया, तो आप कहोगे 2, 6 और 1 कितना हो गया, मैंने कहा 7, 8 और 3 कितना हो गया 11 की एक हाथ क्या, ये 5 4 9 और 1 10 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 10,172 है ना। एक पद का हो गया ए वाले का। उसी प्रकार बी का सम करके देखेंगे तो आप जोड़ कर देखो, 6000 और 3000 कितना हो गया 9000, 420 और 160 को जोड़ेंगे तो 580 हो जाएगा, है ना। तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9580 हो गया। यदि मैं इसके बात करूं तो ये 3056 है और 140, मतलब जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में 3156 और 40 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 96। यदि मैं डी की बात करूं तो 7 और 3 कितना हो गया आपके पास 10,000, और ये 515 और 15 कितना हो जाएगा 560, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10,660 जो होगा दोस्तों, इसका सम हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाले की बात करें तो ये 1790 और 1836, आप देख पा रहे हो 6 9 5, ठीक है। फिर हम 3 8 11 11 और 1 12 की 2 हाथ के 1 हो गया, 8 7 15 1 16 की 6, 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो हमने तीनों पदों का सम निकाल लिए। कौन कौन सा, पहले बात का पद का सम कितना आया है, तो मैंने कहा 10,172 मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरे वाले पद की बात करो तो दूसरे वाले पद का सम कितना है, तो मैं कहूंगा 9,580 आ गया है। तीसरे वाले पद की बात करूं दोस्तों तो कितना आ गया मेरे पास, 3196 आया है। कितना आ गया 3196। उसी प्रकार चौथे वाले पद की बात करूं तो 10,660 मिला है, 10,660। और लास्ट वाले पद की बात करें तो ये हमको मिला 3625 मिल गया है, 3625। अब आप क्या करोगे, इसको एक क्रम में जमाओगे, वो भी किस क्रम में, कोई भी एक क्रम हो सकता है, बढ़ते हुए या घटते हुए। तो सिंपली तौर पर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन से तो लग रहा है कि ये घटते क्रम वाला ही डिजिट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, ये क्या होगा बढ़ते हुए क्रम वाला, क्योंकि ये जो साइन दिख रहा है ये बढ़ते हुए क्रम को दिखा रहा है ना। ये जो साइन होता है ये बताता है कि ये वाला छोटा होता है और ये आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है ना। ये जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा और जिस तरफ बंद रहेगा वो क्या होता है, छोटा होता है। ये सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो मैंने कहा सबसे छोटा यहाँ पर ये क्या है, 3196। 3196 भाई आपका सबसे छोटा है, तो ये पहले नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद 3625 है तो ये दूसरे नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे ये तीसरे नंबर पर होना चाहिए 9580। उसके बाद ये आपके पास चौथे नंबर में होना चाहिए और सबसे लास्ट नंबर में क्या होना चाहिए, तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई सी होना चाहिए। सी से बड़ा क्या होगा आपके पास, तो ई होगा, ये होना चाहिए। फिर उससे भी बड़ा क्या होगा, तो आप कहोगे फिर तो बी होना चाहिए, और उससे बड़ा फिर आपके पास ए होना चाहिए, और सबसे बड़ा क्या होना चाहिए दोस्तों, तो मैंने कहा डी होना चाहिए। ये ऑप्शन कहां पर है ये हमको चेक करके देखना था। तो सी ई ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, मैंने कहा सी ई, उसके बाद बी, फिर डी और ये है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सी ई बी ए और डी। ऑप्शन नंबर जो डी था मेरे दोस्तों, ये मेरा क्या था, करेक्ट आंसर था।
आया भी समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करके आगे बढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। और इसी प्रकार ये मान लो ना, ये ठान ही लो आप कि इसी प्रकार के पैटर्न ना हर बार पूछेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, उचित संबंध को जोड़ना है, जोड़े बोला गया है, संख्या दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या को भाग दे तो एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। यहाँ पर इन अंकों को यहाँ के किस अंक से भाग दें कि वो पूर्ण क्या बन जाए, तो मैंने कहा पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बन जाए तो आप देख पा रहे हो कि भाई मैंने कहा पहले मेरे पास 1372 है, एक ही बात करूं, एक यदि बात करूं दोस्तों 1372, ध्यान से समझना, ए है ना, ए को मैं किससे भाग देना चाहता हूं, तो मैंने कहा इसको 7 से भाग दूंगा। मुझे समझ आ गया कि ये 7 से भाग देने पर आएगा। 7 से भाग देकर देखो कितना होता है, तो आप कहोगे 7 एक कम 7 बच गया 6, हो गया 6 और 7 कितना हो गया 67। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप कहोगे 7 9 में होता है 63, था 67, बचा कितना, तो आप कहोगे 4। अब ये हो गया 42, 7 को 42 तक पढ़ेंगे तो 7 छक्के 42। तो दोस्तों आपको पता है 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या और किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे भाई ये 14 का होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए का करेक्ट कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये ए के लिए था। उसी प्रकार यदि मैं बी की बात करूं तो आपको पता है 896 दिया गया है। 896 को मैं किससे भाग दूंगा दोस्तों, तो मैं समझ गया था कि मुझे 14 से भाग देना है। 14 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, आप कहोगे 14 5 70 और 14 छक्के कितना होता है 84 होता है भाई। यहाँ पर है 89, 84 तक पढ़े तो बचे कितना, तो आप कहोगे 5 बच गया, हो गया 56। अब 14 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 14 चौके 56, ये 64, 64 भी पूर्ण वर्ग है और किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे 8 का। 196 किसका वर्ग था, तो मैंने कहा 196 तो आपके पास 14 का था और 64 8 का था। अब हमारे पास बच गया सी में क्या दिया गया है, मैंने कहा 6000 दिया गया है। अब 6000 को भाग किससे देंगे, तो मैं समझ गया था कि इसको 15 से भाग देना, सेम टू सेम 15 से भाग दूंगा दोस्तों 6000 में, तो 15 कम 15 और 15 चौके 60, कितने बार में कट जाएगा, 400 बार में। और 400 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे भाई 20 का वर्ग होता है। अब बच गया मेरे पास कितना, डी ऑप्शन था और डी ऑप्शन में क्या दिया है, 32 40 दे रखा है, 32 40, इसको मैं भाग दे दूंगा 10 से। 10 से भाग देने पर कितना आ गया 324। और मेरे प्यारे दोस्तों 324 जो होता है ये 18 का वर्ग होता है। आपको सभी डेटा में भाग देकर बता दिया और सभी बार क्या है, पूर्ण वर्ग आया है। तो हमने क्या देखे कि इसका क्या हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। तो कौन कौन सा होगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ए का चौथा कहां पर है भाई, ए का चौथा, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, क्लियर है। ए का चौथा, फिर हमने देखे बी का पहला, बी का यहाँ पर दूसरा है इसलिए भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है, क्लियर है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और असली आवाज जात से सिल पर परत निशान। आपको भी निरंतर कंटिन्यू तैयारी करते रहना है यदि सिलेक्शन लेना है। अमीन पटवारी के जितने भी पोस्ट है, हमें उन पोस्टों की संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ वो एक पोस्ट चाहिए, है ना भाई, जो हमारा हो, हमारा नाम लिखा हो। और उसके लिए आप तैयारी कैसे करोगे, आप खुद समझ रहे हो इस बात को, है ना भाई। मैथ्स रीजनिंग ये आपके 30 से 40% वेटेज रखता है, बहुत बड़ा मार्जिन है। यदि एग्जाम क्रैक करना है तो आपसे मैथ्स जो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है ये तो छूटना चाहिए नहीं, है ना। यदि जिन लोगों का ये नहीं बना, मान लो कि सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, तो यदि सिलेक्शन लेना है तो गांठ बांध लो, ये 3 माह का समय कंटिन्यू समर्पित कर दो और एक जॉब तो ले ही लो, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, निम्न में से किसका 32 के बराबर है, किसका मान 32 के बराबर है बोला गया है, ठीक है। हमको यहाँ पर मान दे रखा है, किसका मान 32 के बराबर है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, ध्यान समझना। पहला दिया गया है 24 भागित 1 सही 1/4। क्या ये 32 के बराबर होता है कि नहीं, मैं दिल करके बताता हूं भाई। आपके पास 24 का 24 भागित है ना, क्या दिया गया है, भाग का साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग ही रखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर भाग वाला पोर्शन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, भाग में ही रखेंगे, कुछ अलग चीज तो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये हमने लिख दिया कितना 24, फिर भागित। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 4 कम 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, आप कहोगे 3/4, ठीक है, यही बचेगा। अब जब ये गुणा में आएगा तो मैं क्या करूंगा, 24
भाग जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला अपने आप को क्या कर लेता है, उल्टा कर लेता है, पलट लेता है। पलटने का मतलब है कि अब 4 ऊपर में चले जाएगा और 3 कहां जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो पलटने से क्या होता है, भाग वाला साइन गुणा में और गुणा वाला साइन भाग में कन्वर्ट हो जाता है। इतना याद रखना है आपको। अब मैं कहूं 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 8 और 4 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 32। तो भाई पहला जो आपके पास ऑप्शन है ये तो करेक्ट है कि ये 32 के बराबर है। दूसरा की बात करें, यहां पर क्या दिया गया है, इसकी बात करें 2 की पावर 6 भागित 2 की पावर -1 दिया गया है। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब 2 का गुणा आप 6 बार करोगे तो इसका मतलब होता है 64। ठीक है, ये भागित है और किसी भी संख्या के ऊपर माइनस का साइन है, इसका मतलब उसका मतलब होता है माइनस का मतलब 1 और जो 2 है वो नीचे में आ जाएगा और यदि उसकी पावर 1 है तो बताओ 2 की पावर 1 करने पर 2 ही होगा। अब भी मैं बताया हूं कि मान लो इसको मैं गुणा में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये अपने आप को पलटेगा भाई, पलटेगा कि नहीं, 1/2 जो दिखा है वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब मैंने कहा जब 2/1 हो गया तो आप क्या करोगे यहां पर, फिर तो 64 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 128। क्या 128 32 के बराबर है, बिल्कुल नहीं भाई। तो आपके पास दूसरा यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर तीसरा की 2 की पावर 3 और 2 है ना पावर है, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से जब डेटा मिले आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 और उसके पावर फिर 2 की पावर गुणा 1 - 1/2 दे रखा है, ये दिया गया है। ध्यान समझना मेरी बात को। अब जब इस प्रकार से ब्रैकेट में होता है तो ब्रैकेट खुलने पर ही आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो ये 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा दोस्तों। अब भी मैं बताया था कि 2 की पावर 6 मतलब कितना होता है, 64। तो ये भी तो 2 की पावर 6 है, इसका मतलब भी कितना हो जाएगा, 64 गुणा 1/2 और 64 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो आप कहोगे 32। इसका मतलब तीसरा वाला भी 32 के क्या है आपके पास, बराबर है। तीसरा नहीं है, चौथा लिख दिया ना मैं, चौथा बता दिया, चौथा भी 32 के बराबर है। अब बच गया तीसरा वाला यार। तीसरा वाला यहां पर देखिएगा, तीसरा में क्या है, यहां पर देखो 4 प्लस फिर क्या दिया गया है, 10 प्लस 2 का स्क्वायर और गुणा क्या दिया गया है, 2। ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के डेटा को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो 10 + 4 गुणा कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 2। अब हम क्या करेंगे, 4 + 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 गुणा क्या होगा, 2। अब आपको पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा होता है, तो 14 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 28 और ये प्लस का 4, 28 और 4 को जोड़ने पर कितना होगा, आप कहोगे 32। तो भाई हमारे 3 ऑप्शन ऐसे जो 32 के बराबर है। एक तो पहला ऑप्शन, एक आपके पास तीसरा और एक आपके पास चौथा। इसका मतलब 1, 3 और 4 हमारा क्या होगा, 32 के बराबर होगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर क्या दिया गया है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां अंश एवं हर दोनों ही पूर्णांक हो और हर कभी भी शून्य नहीं हो। नीचे दिए गए कथन अभिकथन एस व कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब आपको पता होगा परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जिनको हम p/q के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकें। जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिखें, ये क्या होता है आपके पास, एक प्रकार का परिमेय संख्या। तो जितने भी संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकता है, पॉसिबली, ठीक है, हो सकता है, याद रखना। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको मैं परिमेय संख्या मान लूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, जितने भी आपके पास दशमलव वाले अंक होते हैं ये भी आपके पास परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मैंने कहा कि परिमेय संख्या वो संख्या नहीं हो सकता जहां पर q की वैल्यू 0 हो जाए। जहां पर q की वैल्यू 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। हाँ, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपके पास कंडीशन है। क्लियर है। अब मैं नंबर लाइन की बात करूं यहां पर, तो नंबर लाइन में दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये आपके पास 0 0 के आगे 1 प्लस का भी, फिर आगे जाओगे तो 2,
फिर आगे जाओगे तो +3 और इसी प्रकार आप इन्फिनिट तक क्या कर सकते हो, जा सकते हो। उसी प्रकार पीछे आने पर आप कहोगे -1, फिर -2 और फिर -3, तो इस साइड भी आप इन्फिनिट तक जा सकते हो। तो मैंने कहा ये सभी के सभी आपके क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो भाई यहां पर दिया गया है 0/-3। भाई दो पूर्ण संख्याएं को यदि हम इस रूप में लिख दें p/q के रूप में, तो एक परिमेय संख्या होता है, याद रखना। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या 0 हो, यदि मैं उसको भिन्न के रूप में लिखूं तो वो क्या होता है, एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है। बस ध्यान ये रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। बोस यहाँ पर -3 हर है और ये 0 नहीं है, इसका मतलब आपका अभिकथन क्या है, करेक्ट है। कारण 0 और -3 पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है अपने आप में पूर्ण होना, आधा अधूरा नहीं। तो -3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। और पॉजिटिव अंक भी क्या होते हैं, पूर्णांक। तो हमारे यहाँ पर कारण भी एकदम स्पष्टीकरण कर रहा है कि इसका एकदम करेक्ट क्या है, कारण है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। एस अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर यहाँ पर अब दिया गया, ये एक सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है। देखो क्या था सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की रचना करने के सुसंगत चरणों को प्रदर्शित करता है। हम क्या होते थे कि बचपन में हम जो डायग्राम बनाते थे, त्रिभुज की रचना करते थे, तो त्रिभुज निर्माण के लिए किन किन चरणों को हम सबसे पहले अपनाते थे, उसके बाद किस चरण को, फिर किस चरण को, और लास्ट में हम ट्रायंगल का निर्माण कर देते थे। तो उन्हीं चरणों के बारे में पूछा गया। पहला बोला गया एक रेखाखंड AB बनाए। बिल्कुल भाई, पहला कथन मैं तो एकदम समर्थन करता हूं कि पहला जो विकल्प होगा दोस्तों, ये तो मेरा करेक्ट होगा। जब भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो पहले तो एक रचना करूंगा AB की, क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। तो ये तो पहले नंबर में आना चाहिए। ठीक है, AB हम एक रेखा खींचेंगे, बिना रेखा खींचे हम क्या ही बनाएंगे। फिर बोला गया है, फिर हम क्या करेंगे, चाप का सहारा लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, किसका सहारा लेंगे, चाप का सहारा लेंगे कि नहीं लेंगे। बिंदु A से चाप AC काटा जाए, बिंदु A से चाप AC काटा जाए कि नहीं काटा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास A तो है, उसके बाद D है, फिर उसके बाद D है। तो D में आपके पास एक रेखा L बनाया जाए बोला गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रेखा बना देते हैं L इस प्रकार से। एक रेखा कहीं भी बन सकता है। मैंने कहा एक रेखा का निर्माण कर दिया इस प्रकार से, अपने तरफ से L खींच दिया। एक रेखा है जिसके मान क्या है, L है ना। मैं कहीं भी खींच सकता हूं, मैंने नीचे साइड खींच दिया। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करोगे, चाप लोगे, एक जो डिवाइडर होता था ना, जिससे हम ऐसे ऐसे खींच कर करते थे, तो हम अब चाप काटेंगे, चाप काटेंगे, और इस प्रकार से ये क्या होगा आपके पास ये दूसरा हो जाएगा आपके पास, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा के बाद हम चाप काटना चालू करेंगे। क्या, नहीं, चाप नहीं काटेंगे, बल्कि ए पर 75 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण एक को आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। फिर हमने चाप बनाएंगे कोई एक डिग्री लेकर ए से, और ए से मैंने मिलाया और एक किरण को इस प्रकार से क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक्स। क्लियर है दोस्तों, ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किरण तो है, ये किरण कहीं भी जा सकता है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा होगा। उसके बाद हम चाप काटेंगे, ये चौथा होगा, और लास्ट में हमारा बिंदु बी से ए को क्या कर देंगे, मिलान देंगे। तो ये आपके पास लास्ट क्रम का हो जाएगा पांचवा। तो कौन कौन सा देखे हमने, सबसे पहले हम देखे, और इस प्रकार से जब बिंदु को हम मिलाएंगे सी से, ये सी बिंदु पर चाप काटेंगे ना भाई, इस प्रकार से चाप काटने के बाद हम सी बिंदु से बी को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल क्या होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या देखे, सबसे पहले ए, आपके पास डी है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है ठीक है, उसके बाद हमने दो एक रेखा बनाया डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, उसके बाद सी भी, सी भी, लास्ट वाले में चेक करना था। चौथा नंबर में बिंदु से चाप काटा गया, और ये चाप और लास्ट टर्म बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, यहाँ पर बोला गया है सुमिलित कीजिए इकाई और उसका मापन प्रकार दिया गया। इस प्रकार के डेटा भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लीटर,
वर्ग मीटर, किलोग्राम और सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई, क्षमता, क्षेत्रफल और वजन के रूप में। आप एक चीज बताओ, लीटर से क्या मापा जाता है? लीटर जितने भी आपके पास द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उनको हम लीटर से मापते हैं और उनकी हमेशा क्षमता माना जाता है, कैपेसिटी मापा जाता है। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा। हमेशा जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो भी आपके पास द्रव्य है उनका हमेशा क्षमता या मापा जाता है। क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं नापते, क्या नापते हैं? हमेशा उनका लिक्विड का क्या मापते हैं? क्षमता, कैपेसिटी मापते हैं। तो ए का हो जाएगा। दूसरा कहां पर है? ए का दूसरा यहां पर है, ए का दूसरा यहां पर है, ए का दूसरा यहां पर है, यहां पर नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर वर्ग मीटर, आप देखे होंगे चाहे आपके पास चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, घनाभ का क्षेत्रफल हो या किसी भी पार्ट का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो वर्ग मीटर साइन लगता है ना। जैसे मैंने कहा 5 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 5 25। आप डायरेक्ट कहोगे कि वर्ग मीटर में है, किसमें है? तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग मीटर। किलोग्राम क्या होता है भाई? ये तो वजन मापने की इकाई है। तो ये वजन, जितने भी आप मार्केट जाते हो सामान खरीदने, टमाटर खरीदने, तो किलोग्राम से क्या लेते हो आप? वजन के अकॉर्डिंग। तो वजन मापने के लिए किलोग्राम और सेंटीमीटर जो होता है कि लंबाई का मात्रक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा यहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी है। उसके बाद बी का तीसरा यहां पर है और यहां पर है, तो ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सी का चौथा ये नहीं है तो ये कैंसिल होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, निम्नलिखित में से किन कोणों का समूह किसी त्रिभुज के कोण हो सकता है? अब एक चीज बताओ मुझे, ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? तो आप कहोगे कि ट्रायंगल के किन्हीं भी तीनों कोणों का योग अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ये हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना हमको पता है कि 180 डिग्री के बराबर पता है। क्यों होता है मैं वो भी बता देता हूं, ध्यान देना। इसके पीछे का कारण यदि मैं इसको सिद्ध करके बताऊं तो आप कुछ इस प्रकार से सिद्ध करोगे, इसको ध्यान देना मेरी बात को, है ना। हमको पता है कि मान लो यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण, यहाँ पर बीटा डिग्री का कोण और यहाँ पर क्या है आपके पास? गामा डिग्री का कोण क्या है? बना हुआ है। तो आप एक चीज बताओ, ये जो अंदर के जो कोण होते हैं इनको अंतः कोण बोला जाता है, और यहाँ पर जो बाहर में कोण बनेगा दोस्तों, ये इनको बाह्य कोण के नाम से क्या करते हैं? हम जानते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण के नाम से इनको हम जानते हैं। तो बताओ इस बाह्य कोण का मान किसके बराबर होगा? तो इस बाह्य कोण की वैल्यू होगा, हम कहेंगे अंदर के जो दो विपरीत कोण है उनके योग के बराबर होगा। तो इस बाह्य कोण की वे बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। इस बाह्य कोण की बराबर बात करें तो अंदर के दो विपरीत कोणों के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोणों के योग के बराबर, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर। और इस कोण की बात करें तो इन दोनों विपरीत कोणों के बराबर होगा, मतलब बीटा प्लस किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के बराबर। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये कोण की जो रेंज है यहां से यहां तक है। इस कोण की रेंज जो की बात करें, हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, ये इस साइड आ जाएगा आपके, किस साइड आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर कोण बनेगा आपके पास बीटा है तो अल्फा प्लस गामा। इस वाले कोण की रेंज यहाँ तक और इस वाले कोण की रेंज यहाँ तक। तो आपके पूरा सराउंडिंग, आसपास का पूरा चारों ओर का जो एरिया होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। अब आप जोड़ोगे कि यहाँ पर 2 बार अल्फा आया है, ये है ना, एक अल्फा और ये 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बार बीटा आएगा और 2 बार आपके गामा भी आएगा। ठीक है, और ये टोटल 360 डिग्री के बराबर होता है। यदि मैं 2 को कॉमन निकालूं तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा दोस्तों ये 360 के बराबर होगा। तो 2 से काटने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार से हम ट्रायंगल को ये सिद्ध कर देते हैं कि उनके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये होता है उसका सिद्ध करने का सही तरीका। क्लियर है? अब हमको बोला गया कि निम्नलिखित में से किन कोणों का समूह किसी त्रिभुज के कोण हो सकता है। ये सब बताने का मेन रीजन ये है कि जिस प्रकार से पैटर्न बदला है तो वो कुछ भी मान सकता है भाई, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको हर एक सवाल के लिए आप कंप्लीटली डाटा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा पढ़ने का क्या मतलब जब एग्जाम ही में सवाल ना बने तो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कोणों का योग त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। बोला गया हमको पता है किन्हीं भी त्रिभुज के कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर। तो मैंने कहा 90 और 60
150, 150 और 30, मैंने सबको जोड़ना चालू कर दिया। 30 प्लस 60 प्लस 90 जोड़कर देखा कितने के बराबर हो गया, आप कहोगे 180 डिग्री। भाई ये ट्राइंगल के तीनों कोण पॉसिबल है, बना सकता है, ठीक है। दूसरा देखा 90 90, यहाँ पर एक 90 डिग्री का, फिर दूसरा 90 डिग्री का, फिर तीसरा 30 डिग्री का। आप जोड़कर देखो 90 90 180 और 30 210 डिग्री। ये कौन सा त्रिभुज है जो 210 डिग्री का होने लगा आजकल? तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाला हमने देखे, यहाँ पर देखेंगे तो एक 60 डिग्री का, दूसरा फिर 60 डिग्री का और तीसरा 90 डिग्री का। जोड़कर देखेंगे तो कितना हो गया, 60 60 120 और 90 कितना हो गया, मैंने कहा 210 डिग्री। ऐसा तो कोई ट्रायंगल नहीं होता, हम पढ़े अभी तक तो कि एक 210 डिग्री का कोण बना ले। लास्ट को हम देखेंगे तो एक 60 डिग्री का है, दूसरा आपके पास 45 डिग्री का है और तीसरा आपके पास 75 डिग्री का है। ध्यान से देखना, मैंने 60 और 40 को जोड़ दिया, 100 और 5 उधर डाल दिया, तो जोड़ने पर कितना हो गया 180 डिग्री। ये चौथा वाला भी आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे जो ट्राइंगल को पॉसिबल बना सकता है उनमें दो ही कोण वाले रेंज कंप्लीट है, एक पहला और लास्ट वाला, मतलब जे और एम जो होगा, केवल जे और एम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर यदि मान लिया दिया गया है कि एक गोला टाइप का दिया गया है, उसका मतलब 2, ट्राइंगल का मतलब 3, वर्ग का मतलब 4 और रोम्बस का मतलब 1 है, तो ये यहां से क्या पॉसिबल हो सकता है? तो मैंने कहा कि भाई ट्राइंगल को क्या बताया गया है, आप ही देखो, मैं नहीं बता रहा हूं। ट्राइंगल का मतलब 3 होता है बोला गया है, तो 3, और यहाँ पर सर्कल का मतलब क्या होता है 2, तो 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपके हो गए 1.5 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे पास यहाँ पर वृत्त, यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है 4 और ट्राइंगल का मतलब 3। अब 4 को 3 से भाग देंगे तो 1.33 हो जाता है, ठीक है। रोम्बस का मतलब होता है 1 और यहाँ पर आपके पास वर्ग का मतलब होता है कितना, 4, भाग देंगे तो कितना होगा 0.25। आगे हम देखेंगे आपके पास चतुर्भुज का मतलब होता है 4 और वर्ग का मतलब होता है वृत्त का मतलब होता है 2, तो भाग देने पर 2, और रोम्बस का मतलब 1 और वर्ग का मतलब 2, तो भाग देने पर कितना आ गया 0.5 आ गया। क्लियर है? यही हमारे पास निष्कर्ष है। अब यहाँ पर जितने भी क्रम है, यहाँ पर देखो टोटल घटते हुए क्रम में जा रहा है। किस क्रम में? घटते। सबसे बड़ा क्या होगा, तो आप कहोगे ये वाले डाटा होंगे। ये वाले डाटा मतलब ये डी वाला, तो आपके पास डी कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन में दोस्तों डी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर ई और सी। तो सबसे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा फिर नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित इकाइयों को क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। ऐसे डाटा, मात्रक संबंधी डाटा भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सवालों को बनाओगे। बोला गया है मिलीलीटर, लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और डेकालीटर, इनमें आपको किस क्षमता के अनुसार आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपको पता होगा कि मैंने कहा 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1 सेंटीलीटर होता है। एक क्या होता है, याद रखना हमेशा, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर होता है। फिर हमको पता है कि 10 सेंटीलीटर बराबर, तो ये होता है आपके पास 1 डेसीलीटर के बराबर होता है, डीएल, है ना। डेसीलीटर मतलब क्या हो जाएगा, डीएल। फिर हमको इतना भी पता है कि भाई 10 डेसीलीटर बराबर कितना होता है, तो 10 डेसीलीटर मिलकर 1 लीटर का निर्माण करता है, 1 लीटर। और 10 लीटर मिलकर क्या बनाता है, तो 10 लीटर मिलकर बनाता है दोस्तों 1 डेका लीटर, DAL, डेका लीटर। तो ये क्रम होना चाहिए। तो क्या देखें, सबसे छोटा होगा आपके पास मिली, मिली आपके पास अभी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा लिखेंगे मिली। मिली के बाद लिली मत लिख देना, है ना। मिली के बाद क्या लिखोगे, सेंटी लिखेंगे, और सेंटी कहां पर है, सी, ठीक है। उसके बाद सेंटी के बाद क्या है, डेसी, है ना। सेंटी के बाद क्या होगा, डेसी, कहाँ है भाई, डेसी, डी। उसके बाद लीटर वाला सेंटी का, डीसी का डी है, वहां पर भी आ गया। और उसके बाद लीटर का बी, और सबसे बड़ा होगा डेका का ई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ACDBE। कहाँ है, ACDBE। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे दोस्तों, ये क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा फिर, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक या रियल नंबर कहते हैं,
ठीक है। कथन -2, -1, 0, 1, 2 आदि पूर्णांक कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को आपको क्या करना है, चयन करके बताना है। ये वास्तविक संख्या है और कारण दिया गया -2, -1, 0, 1, 2 पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान समझने मेरी बात, कि रियल नंबर क्या है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता। ठीक है। आपको एक नंबर लाइन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक नंबर लाइन है, ध्यान समझना। नंबर लाइन कहने का मतलब ये था मेरा कि ये आपके पास 0, इधर आगे बढ़ने पर प्लस का 1, आगे बढ़ने पर प्लस का 2, आगे बढ़ने पर प्लस का 3, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी प्रकार यदि हम दूसरे ओर आए तो ये होता है माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया माइनस का 3, और ये भी आपके पास इन्फिनिटी नंबर। तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सभी जितने भी धनात्मक है 1, 2, 3, ये प्राकृतिक संख्या हो गया कि नहीं हो गया। ठीक। 0 को शामिल कर देंगे तो 0, 1, 2, 3 क्या बन जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, है ना, होल नंबर। तो ये भी सीरीज बन जाएगा। आपके पास क्या क्या बना, यदि मैं केवल पॉजिटिव को देखूं तो आप कहोगे नेचुरल नंबर बन जाएगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से इन्फिनिट तक। यदि मैं मान लो होल नंबर की बात करूं तो 0 को शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्या में, 1, 2, 3, 4, 5, तो यही क्या बन गया आपके पास, पूर्ण संख्या बन गया। यदि यहां से 2 के मल्टीपल वाले को उठाना चालू कर दिया तो यही इवन नंबर बन जाएगा, मतलब 2, 4, 6, 8, ये क्या हो गया आपके पास, इवन नंबर। यदि विषम संख्या को उठाना चालू कर दिया तो ऑड नंबर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपके पास 1, 3, 5, 7, ये भी इन्फिनिट तक। यहां से मैं भाज्य उठा सकता हूं, अभाज्य भी उठा सकता हूं, मतलब मैं कह सकता हूं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये कथन एकदम 100% है। इनको बोला जाता है आपके पास निगेटिव इंटेजर। क्या होता है ये, निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको, है ना, याद रखना, निगेटिव इंटेजर। जो जितने भी धनात्मक दिखाई दे रहा है इनको बोला जाता है आपके पास, है ना, पॉजिटिव इंटेजर, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटेजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, है ना, ये हो गया आपके पास। और जो 0 होता है इसको न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, मतलब इसमें आपके धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक वाला भी दोनों के दोनों गुण होते हैं। तो ये जितने भी संख्या है ये पूरे के पूरे संख्या इस नंबर लाइन में समाहित है, और इसी को बोलेंगे हम क्या भाई, धनात्मक और ऋणात्मक सभी पॉसिबल है। तो आपके पास कथन तो सही है। दूसरा दिया गया था कि भाई कारण -2, -1, 0, 1, 2 आदि पूर्णांक है। आपको पता है कि ये पूर्णांक है, -2, -1, 0, +2, ये क्या है, पूर्णांक है, सबके सब पूर्णांक है। लेकिन क्या ये साबित कर रहा है कि ये एकदम उसका सही व्याख्या, तो व्याख्या नहीं है भाई, कारण परफेक्ट नहीं है। मैं कहूंगा दोनों तो सत्य है लेकिन कारण परफेक्ट नहीं, तो मैं कहूंगा ए और दोनों सत्य है किंतु आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ये मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। कहीं भी संबंध नहीं, पूर्णांक होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सभी के सभी क्या है, उसका परफेक्ट कारण भी तो देना चाहिए ना। तो परफेक्ट कारण नहीं दे पा रहा है, वहां पर है दोनों के दोनों सही है लेकिन परफेक्ट कारण नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आया था आपके पास, निम्नलिखित को सुमिलित करके बताना है कि भाई डेटा किस प्रकार से आएगा उसी आधार में। तो हमने देखे यहाँ पर, ध्यान समझने मेरी बात, इन दोनों को जोड़ेंगे यार, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, एक ही डेटा, और जो भी डेटा आएगा उसी के कारण क्या करना था, बहुत सिंपल सवाल पूछ दिया था। अब आप देखोगे इन दोनों का एलसीएम निकालोगे ना, 6 और 4 का, ठीक है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, मैंने कहा 12, ठीक है, 12 आ गया, 6 से भाग देंगे तो 2 बार, और 5 दूनी 10, प्लस 4 से भाग देंगे 3 बार, और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो मैंने कहा 19/12। और मान लो इन दोनों को घटा देंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1/12, है ना। तो हमको दो चीज का डायरेक्ट मिल गया, पहले का 19/12, पहले का तीसरा, और दूसरे का 1/12 मतलब पहले का दूसरे का चौथा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पर हम चेक कर लेते हैं, पहले का तीसरा और फिर चौथा, पहले का तीसरा और फिर चौथा, ऑप्शन नंबर डी, और ये आपके पास बी भी लगभग लग रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला अपना लेते हैं। तीसरा वाला क्या था, 5/6 भाग दिया गया है, यहाँ पर भाग 3/4। मेरे दोस्तों आपको एक चीज पता होगा, भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाले डेटा अपने आप को उल्टा कर लेता है, मतलब 5/6 यही गुणा होकर कितना बन जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आप कहोगे 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 2 से भाग देंगे तो ये 10/9 होगा। इसका मतलब हमको मिल गया सी का क्या, 10/9 मतलब पहला, ये आपके पास सी का 10/9 पहला,
ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे दोस्तों, ये आपका क्या होगा यहाँ पर भाई करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया निम्नलिखित कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करके बताना था। 1 लीटर में क्या 1000 मिलीलीटर होता है? आप सबको पता है, जो आप बिस्लेरी या जो भी आप बॉटल खरीदते हो पानी वाला, वो 1000 ml वाला होता है, लिखा रहता है 1000 ml। और हमको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होता है, तो भाई 1000 ml तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कथन एकदम करेक्ट है। दूसरा चीज, लीटर द्रव की मात्रा मापने की इकाई है। एक चीज बताओ, द्रव को मापते क्या हो, द्रव को कैसे मापा जाता है? मान लो आप दूध भी खरीदने जाते हो डेयरी में, तो आपको किस आधार पर दिया जाता है दूध को, है ना, कि ऐसे दे दिया जाता है तौल कर तो नहीं देते, उनका पर्टिकुलर माप होता है। यहाँ पर दुकानों में भले दे देता है, लेकिन उसके लिए गांव में भी आज एक प्रकार का वो रखने का होता है, जिसमें आपको 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कैसे देते हैं। तो लीटर जो होता है द्रव की मापने की इकाई है। ये कारण एकदम परफेक्ट है, तो मैं कहूंगा कथन भी सही है और उसका सटीक कारण भी है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और लीटर जो होता है वो द्रव की क्षमता या कैपेसिटी मापने की क्या होती है, इकाई होती है। एकदम करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, वजन की इकाई को बड़े से छोटे क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करके बताना है। बड़े से छोटे, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल और डेसीग्राम। सबसे छोटा होता है दोस्तों मिलीग्राम, कि डेसीग्राम होता है, क्या होता है, क्या बोला गया, वजन की इकाई को बड़े से छोटे, मतलब सबसे पहले बड़े होना चाहिए। तो आपको पता है क्विंटल सबसे बड़ा होता है। क्या होता है आपके पास, क्विंटल। क्विंटल सबसे बड़ा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितने किलो होता है, 1 क्विंटल कितना होता है। तो हमको पता है कि भाई 100 किलोग्राम का क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल, तो क्विंटल सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, तो हम कहेंगे किलोग्राम, 1 केजी, है ना। तो उसके बाद केजी हो जाएगा आपके पास, केजी उससे बड़ा होगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, ग्राम, मिलीग्राम या डेसीग्राम, तो ग्राम होगा जी। उसके बाद आपके पास डेसीग्राम होगा, डीजी। और सबसे छोटा होगा आपके पास मिलीग्राम। ठीक है, ये जिसको आप सोना वगैरह जो खरीदते हैं ना, वो मिलीग्राम में खरीदा जाता है, इतना छोटा माप होता है। तो हाँ, सबसे बड़ा क्या होगा, डी पहले, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ई, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके पास सी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। एक चीज और पता होनी चाहिए कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का होता है। और वह जहां तक मिलीग्राम की बात करें, तो इसमें भी आपके पास 1 ग्राम में माइनस निकट चले जाता है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें आज के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैं नए और सवाल लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब के लिए, है ना, आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नए नए सवाल के साथ मैं लगभग आपके एग्जाम तक साथ देते रहूंगा, और सेम पैटर्न के सवाल आपके लिए लाने वाला हूं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर दोस्तों? धन्यवाद।